नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा और संप्रेक्षण व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक संप्रेक्षण के साहित्यिक रूप पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि कविता, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि के माध्यम से भी हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। आज हम जिन शीर्षकों पे बात करेंगे वो होंगे मौखिक अभिव्यक्ति का व्यवहारिक पक्ष, लिखित संप्रेक्षण के लाभ और लिखित संप्रेक्षण की हानियां। मौखिक अभिव्यक्ति का व्यवहारिक रूप क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का व्यवहारिक रूप जिसमें हम माता पिता, परिवार, इन सब के बीच में जब रहना शुरू करते हैं, अर्थात जन्म लेने के उपरांत जब हम अपने परिजनों के मध्य रहकर उनसे भाषा का रूप सीखते हैं, उनसे भावाभिव्यक्ति करना सीखते हैं, तो वहाँ भाषा का मौखिक व्यवहारिक रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बच्चा अपने जीवन में बहुत सा व्यवहार अपने परिवार, अपने आसपास के परिवेश से सीखता है। यहाँ इसी व्यवहारिक पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण रूपों के विषय में हम जानेंगे, जैसे धन्यवाद ज्ञापित करना, स्वागत करना, परिचय करना, किसी सेवा, सहायता, कृतज्ञता आदि के प्रतिदान स्वरूप कहे गए शब्द धन्यवाद ज्ञापन कहलाते हैं। धन्यवाद देना शिष्टाचार और शिष्टता दोनों का ही द्योतक है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम उचित अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने में चूक ना करें। विद्यार्थियों में भी इस गुण को विकसित करना शिक्षक का दायित्व बन जाता है। धन्यवाद, आपने मुझे सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूँ। सिर्फ इतना कहने भर से जिस व्यक्ति को आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी दृष्टि में आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। किसी अतिथि, पदाधिकारी, सम्मानित व्यक्ति के आगमन के समय उसके सम्मानार्थ, सम्मान के लिए जब हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो जो प्रशंसा से भरे हुए कथन, शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें स्वागत शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के कथनों का प्रयोग शिष्टाचार का लक्षण है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम स्वागत के लिए कार्यक्रम और सम्मानित अतिथियों के अनुकूल यथोचित अवसरानुकूल शब्दों का प्रयोग करें। परिचय देना, किसी भी सभा में, किसी भी समारोह में जब बहुत सारे लोग आमंत्रित होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी एक दूसरे को जाने। अतः ये जरूरी हो जाता है कि आमंत्रित व्यक्तियों, अतिथियों, विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिससे व्यक्ति एक दूसरे को समझ सके और उनके मध्य जो भी संवाद स्थापित हो, वो संवाद एक गति प्राप्त कर पाए। परिचय देते समय व्यक्ति का नाम, पद, व्यवसाय, अनुभव इत्यादि विषयों के बारे में
संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। इससे व्यक्ति अपने आप को सम्मानित तो अनुभव करता ही है, अन्य उपस्थित व्यक्तियों को भी उसके महत्व का ज्ञान हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम समय पर प्रसंग के अनुसार संवेदना प्रकट करें। किसी के दुख में शोकपूर्ण घटनाओं के होने पर सहानुभूति प्रकट करना हमारा दायित्व ही नहीं, शिष्टाचार भी है। ऐसे अवसरों पर हम अपनी सहानुभूति के द्वारा पीड़ित, शोकग्रसित व्यक्ति को ढांढस बंधाते हैं, उसमें एक आशा का संचार करते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसे ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। मौखिक के सभी पक्षों को समझने के उपरांत अब हम लिखित संप्रेषण के विषय में जानेंगे। जहां मौखिक संप्रेषण में भाव भंगिमाएं, शब्द जो मौखिक रूप से बोले जाते हैं उनका महत्व होता है, वहीं लिखित संप्रेषण से अभिप्राय उस संदेश संप्रेषण से है जो लिखा हुआ हो। जिस संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, ज़्यादातर ऐसे संदेश औपचारिक संदेश होते हैं, क्योंकि जब हम सामान्य रूप से बातचीत करते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, तो वो एक दूसरे से लिखकर बात नहीं करते हैं, वो मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेते हैं। किंतु दूरस्थ बैठा व्यक्ति या कामकाजी कार्यालय, जब हम कोई काम करते हैं उसमें, या जब हम किसी के साथ औपचारिक होते हैं, वहाँ लिखित संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। बेकन के मतानुसार अध्ययन से पूर्ण मानव, संभाषण से निपुण मानव और लेखन से सटीक मानव बनता है। जब आपके पास अनुभव हो, ज्ञान हो, अध्ययन हो, आप विषय की गंभीरता को समझते हैं, तब आप एक पूर्ण व्यक्ति बनते हैं। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को अपनी बातों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपनी वार्ता के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करता है, तो ऐसा व्यक्ति निपुण व्यक्ति माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का उचित प्रयोग किया है। और जब हम ये देखते हैं कि वो लिखकर भी अपनी बात को सटीक, सार्थक अभिव्यक्ति देता है, तब वो सटीक मानव बन जाता है। कारण देखिए, जब हम मौखिक संप्रेषण की बात करते हैं, वहाँ पर क्योंकि कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए कई बार हम अनर्गल वार्तालाप में भी सम्मिलित हो जाते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं जिनसे बचा जा सकता है, किंतु लिखित संप्रेषण में भाषा और शब्द चयन सही होना आवश्यक है। लिखित संप्रेषण ज्ञान और शोध को व्यवस्थित करता है। किसी भी व्यवस्था में लिखित संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण माना जाता है। कोई भी संगठन हो, ग्रंथालय हो, शैक्षिक संस्थान हो, सभी को लिखित संप्रेषण की
कभी ना कभी आवश्यकता अवश्य पड़ती है। लिखना एक कला है। इस कौशल को विकास के माध्यम से, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारे शब्द भंडार बढ़ जाते हैं, तो लिखते समय हम संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार शब्दों का चयन कर सकते हैं और हमारे लिखने की कला में विकास हो जाता है। कुछ लोग मौखिक संप्रेषण में सिद्धहस्त होते हैं। आप उन्हें कोई भी विषय दे दीजिए, वो कितने ही समय तक उस विषय पर बोल सकते हैं। वो एक अच्छे वक्ता होते हैं। किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा मौखिक संप्रेषण कर सकता है, जो अच्छा वक्ता होता है, उसकी लेखनी भी उतनी ही सटीक हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो विचारों को लयबद्ध तरीके से पूर्वापर क्रमानुसार लिपिबद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेखन कौशल के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी स्मरण शक्ति तीव्र हो। इसके साथ ही हमारे में कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए। पदार्थों को, वस्तुओं को समझने की, जानने की ना केवल क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा भी होनी चाहिए। तभी हम नई नई चीज़ों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। भाषा पर हमारा असीमित अधिकार होना चाहिए। लिखते समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं। आप अगर अंग्रेज़ी भाषा में लिख रहे हैं तो अंग्रेज़ी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था किस रूप में है, इसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो वहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था अंग्रेज़ी भाषा से अलग हो जाती है। इसलिए दोनों भाषाओं को लिखते समय हमें उस भाषा की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही हमारा चिंतन तर्क युक्त होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। अनर्गल बातें, कुतर्क हमारे ना केवल लेखन क्षमता पर प्रभाव डालती है, हम जो कुछ लिख रहे हैं, पढ़ने वाला उससे वो ग्रहण ही नहीं कर पाता जो संदेश हम उसको देना चाहते हैं। लिखित संप्रेषण के साधन या विधियां कौन कौन सी होती हैं? पहला है पत्राचार। कंपनियों में, कार्यालयों में प्रतिदिन हमें पत्राचार करना पड़ता है। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, सहयोगियों को लिखकर कुछ नोटिफिकेशन देते हैं, कुछ कार्य करने के निर्देश देते हैं, जिनके अनुसार उसे वो कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे पत्राचार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर अधिकारी ने या शिक्षक ने बोलकर अपनी बात को कहा हो, तो हो सकता है कि ग्रहीता कभी उन संदेशों में से कोई एक संदेश, कोई एक नियम, कोई एक निर्देश भूल जाए और ऐसे में संप्रेषण का प्रति वो उदासीन हो जाएगा, वो पूरी तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा और प्रतिपुष्टि भी नहीं हो सकेगी। बुलेटिन। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को कंपनी की प्रगति से अवगत कराने के लिए बुलेटिन का प्रयोग करते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन। कॉलेजों में, स्कूलों में, कंपनियों में पूरे साल
क्या क्या गतिविधियां हुई, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई, किस कर्मचारी ने, किस सहयोगी ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और क्या हमारी भविष्य की योजनाएं हैं, इन सब का ब्यौरा दिया जाता है। इससे कंपनी के विकास, गतिविधियों और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दैनिक सामान्य प्रशासन से संबंधित सूचनाएं और निर्देश प्रसारित करने के लिए कार्यालयों में स्मरण पत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में टू डू लिस्ट बनाते हैं, आज हमें ये काम करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप को मौखिक रूप में याद करने की बात करें, अगर हम याद करें कि आज सुबह से लेकर रात तक हमें ये काम करने हैं, तो पूरी संभावना है कि कोई ना कोई काम छूट जाएगा। पर अगर हम उसे लिखित रूप में अपने पास रख लेते हैं, तो हम उस चेक लिस्ट में से, उस सूची में से जो जो कार्य हो चुके हैं उनको एक तरफ कर सकते हैं और बाकी कामों पर हम अपना ध्यान दे सकते हैं। प्रत्येक सभा के लिए कार्य और लिए गए निर्णयों का भी लिखित अभिलेख तैयार किया जाता है। प्रतिलिपियों सूचना के बाद वहां उपस्थित व्यक्तियों में प्रसारित कर दी जाती हैं, जिससे जो भी नियम बनाए गए, जिस भी तरह से कार्य करने के निर्देश दिए गए, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, जिससे समय समय पर वो उसे खोलकर देख सकता है और पुनः उन निर्देशों को याद कर सकता है। संगठन पुस्तिकाएं, कार्य विधि पुस्तिकाएं और कार्यालय पुस्तिकाएं, ये कर्मचारियों को सूचनाएं और निर्देश प्रदान करती हैं, नियमों और कार्यविधि से अपने कर्मचारियों को, सहयोगियों को अवगत कराती हैं। इसी प्रकार से व्यावहारिक और व्यापारिक दोनों पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिससे उस व्यापार की तकनीकी जानकारी अन्य लोगों को मिल जाती है। कार्यालयों में हमने कई जगह देखा है कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्य के लिए उन्हें उत्साहित करने के लिए संप्रेषण एक महत्वपूर्ण साधन बनता है और इसलिए जगह जगह पर सुझाव परियोजनाएं बनाई जाती हैं। उन्हें लिखित रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। लिखित संप्रेषण के लाभ क्या क्या हैं? लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में हम सुरक्षित कर सकते हैं। अतः भविष्य में यदि कोई निर्णय लेना हो, न्यायालय में एक दस्तावेज के रूप में उनका प्रयोग करना हो, साक्ष्य के रूप में उनका प्रयोग करना हो, तो लिखित संदेश अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लिखित संप्रेषण में शब्दों का चयन बहुत ध्यान से किया जाता है। बोलते समय अगर हमारे मुंह से कोई बात या कोई शब्द गलत उच्चारित हो गया, तो हम कह सकते हैं माफ़ करिए, मेरे से गलती हुई, मैंने ये गलत बोल दिया, मैं इसको दोबारा से इस ढंग से बोलना चाहता या चाहती हूँ। किंतु लिखित संप्रेषण के समय शब्दों को अगर हमने उचित स्थान, उचित संदर्भ, उचित प्रसंग के अनुसार प्रयुक्त नहीं किया, तो स्तरीय भाषा का तो प्रयोग होगा ही नहीं, अर्थ का भी अनर्थ हो जाएगा।
और वहाँ आपके पास ये समय भी नहीं रहता कि आप उसमें सुधार कर सकें। इसलिए लिखित संप्रेषण व्याकरण की दृष्टि से परिशुद्ध होना बहुत जरूरी है। लिखित संप्रेषण में शब्द चयन, वाक्य निर्माण इस प्रकार से होने चाहिए कि कथन से द्वंद्व या भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। लिखित संप्रेषण को संप्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डाक के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसमें कई बार समय भी लगता है। लिखित संप्रेषण एक जटिल और लंबे संदेशों के लिए अधिक उपयोगी संप्रेषण है, क्योंकि बोलते समय अगर हम जटिल या लंबे संदेशों का प्रयोग करेंगे तो पूरी संभावना है कि ग्रहीता उसको अच्छी तरह से समझ ना पाए। ऐसे में लिखित संप्रेषण को अगर वो एक बार में नहीं भी समझ पाता तो वो बार बार उसको पढ़कर उस संदेश का अर्थ ज्ञात कर लेता है। व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता भी लिखित संप्रेषण में जरूरी नहीं होती। मौखिक संप्रेषण की स्थिति में दो व्यक्तियों का कम से कम आमने सामने उपस्थित रहना जरूरी होता है, अन्यथा संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। किंतु लिखित संप्रेषण में प्रेषक अपने संकेत को, अपने संदेश को, अपने निर्देशों को ग्रहीता के पास संप्रेषित कर देता है और ग्रहीता, प्राप्तकर्ता उस संदेश को बाद में पढ़ सकता है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता काफी दूरी पर है तो निश्चित रूप से लिखित संदेश जब वहां जाएगा तो डाक खर्च अधिक हो जाता है। इसकी तुलना में मौखिक संप्रेषण अपेक्षाकृत सस्ता संप्रेषण माना जा सकता है। अपने अगले वक्तव्य में हम लिखित संप्रेषण के अन्य लाभों के साथ साथ लिखित संप्रेषण की क्या-क्या दोष हो सकते हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। इसके उपरांत हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण से हमारा क्या अर्थ है और संप्रेषण के विभिन्न मॉडल कौन-कौन से होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।